Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the channel. This is the first lecture of ETA test preparation series, and in this lecture we will talk about parts of speech. We will give a quick review of that and will focus on the MCQs, the tips related to that. So शुरू करते हैं noun से. A noun is a word that represents a person, place, thing or idea. Noun किसी भी चीज़ का नाम है, चाहे वो person का हो, एक जगह का हो, चीज़ का हो या एक आइडिया और कॉन्सेप्ट का हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अकरम जो है एक शख्स का नाम है, इसलिए ये नाउन है. पेशावर एक जगह का नाम है, तो इसलिए ये भी एक नाउन है. इसके अलावा क्लासरूम, टीचर. नाउन इस तरह सिंपली नहीं आएगा, ये आपको एक सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होगा. आपको एक सेंटेंस दिया होगा कि इसमें नाउन कौन सा वर्ड इसमें नाउन है. सो पहले आप ये जान लें कि नाउन कैन कम इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. सेंटेंस में तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सो नाउन दो जगहों पे आ सकता है, या तो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे. सो आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा, ये आप याद रखें. इसके अलावा टाइप्स ऑफ नाउन जो है बेसिकली तो 5 टाइप्स है. कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जल्दी इसका रिव्यू करते. कॉमन नाउन जो है एक कॉमन चीज़ का नाम होता है. सही है, चीज़ कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सिटी, सो सिटी इज़ अ कॉमन नाउन. वाई इट इज़ अ कॉमन नाउन? इफ आई से पेशावर भी एक सिटी का नाम है, लेकिन ये किसी और जगह पे नहीं है, एक प्रॉपर जगह है, तो पेशावर जो है ये प्रॉपर नाउन हो गया. लेकिन अगर मैं सिर्फ वर्ड सिटी बताऊं तो ये तो कोई भी हो सकता है, सिटी किसी भी जगह पे हो सकता है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है. डॉग जो है ये कॉमन नाउन हो गया, टीचर कॉमन नाउन हो गया, बुक कॉमन नाउन हो गया. प्रॉपर नाउन जो है, जिस तरह मैंने बताया कि ये एक प्रॉपर चीज़ का नाम होगा. चीज़ कोई शख्स हो सकता है, जगह हो सकता है. लंदन एक स्पेसिफिक जगह का नाम है, सिटी का नाम है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन है. ईफेल टावर हो गया. नाउन, इसको हम कंक्रीट नाउन भी कहते हैं. ये उस चीज़ का नाम है जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ट्री, दरख्त जो है इसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं. सो दैट्स वाई ये एक मटेरियल नाउन है. इसके अलावा रॉक जो है, पिज़्ज़ा, परफ्यूम, ये सारे कंक्रीट या मटेरियल नाउन है. इसके अलावा कलेक्टिव नाउन जो है एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स को कहते हैं, जिसको हम एज ए सिंगल परसीव करते हैं. व्हाट डज इट मीन? क्या मतलब है इसका? क्लास है, सही है. क्लास जो है ये कलेक्टिव नाउन है. क्यों कलेक्टिव नाउन है? बिकॉज क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होता, इसमें बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं, और इन स्टूडेंट के मजमूए को हम क्लास कहते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ अ कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन ऑफ थिंग्स. लास्ट वन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम अपने सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, ना हम इसको देख सकते हैं, ना हम फील कर सकते हैं, लेकिन ये किसी क्वालिटी, कॉन्सेप्ट का नाम है, तो इसलिए इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई से ऑनेस्टी या करेज, ये दोनों ऐसे नाउन है जिसको ऑनेस्टी को, दयानतदारी को हम टच तो नहीं कर सकते, ना देख सकते हैं, लेकिन ये एक क्वालिटी का नाम तो है. सो इसलिए ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आता है. सो ये 5 बेसिक टाइप्स है. इसके अलावा काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन भी है. काउंटेबल को जिसको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये इतना मुश्किल नहीं है. सिंगुलर और प्लूरल नाउन भी है. सिंगुलर किसी एक चीज़ का नाम, फॉर एग्जांपल चेयर एक चेयर, या एप्पल एक एप्पल, सो ये सिंगुलर हो गया. प्लूरल एक से ज़्यादा चीज़ों का नाम, लाइक एप्पल तो सिंगुलर है, एप्पल्स, अगर हम इसको के साथ एस ऐड करें तो ये प्लूरल बन गया. ये रूल याद रखिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक वर्ड के साथ सिर्फ एस लगा के इसको प्लूरल कर सकते हैं. हम कभी कभार ई एस भी लगाते हैं प्लूरल बनने के लिए, या इसके अलावा और भी मेथड्स है प्लूरल बनाने के. यहाँ पे एक ट्रिकी सा चीज़ है कि शीप एक लफ्ज़ है, एक नाउन है, ये सिंगुलर है या प्लूरल है. तो ये याद रखें कि शीप जो है ये एट अ टाइम सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है. एक शीप को भी शीप कहते हैं, और बहुत से शीप को भी यही कहते हैं. एस हम नहीं लगाते इसके साथ. तो ये तो जस्ट एग्जांपल था आपको दिखाने के लिए कि ज़रूरी नहीं है कि हम एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनेगा. इस पे आप ज़रूर गौर करेंगे. जाते हैं हम
वर्ब की तरफ। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और एन अकरेंस। दो चीज़ें यहाँ पे बयान की गई है। एक्शन, वर्ब एक सेंटेंस में वो लफ्ज़ जो आपको एक्शन दिखाएगा, काम दिखाएगा, वो वर्ब होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है। स्टेट ऑफ बीइंग और एन अकरेंस भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल स्लीप, स्लीप एक वर्ब है, लेकिन ये एक्शन तो नहीं है। इसमें एक स्टेट ऑफ बीइंग बयान की गई है। एक बंदा सोता है, सो रहा है, तो ये उसका सोना जो है उसका एक स्टेट ऑफ बीइंग है। दूसरा रन, रन भी एक वर्ब है, लेकिन रन हमें एक फिजिकल काम दिखाता है, एक एक्शन, तो ये भी एक वर्ब है। टाइप्स ऑफ वर्ब पे जाते हैं तो बहुत से टाइप्स है वर्ब के, लेकिन इसको याद करने के लिए जो जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह अपने साथ नोट करते जाए। इसको हम ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक ग्रुप जो है एक्शन वर्ब, स्टेटिव वर्ब, दूसरा जो है ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब। सो एक वर्ब या तो एक्शन वर्ब होगा या स्टेटिव वर्ब होगा, या ट्रांजिटिव होगा या इंट्रांजिटिव, या रेगुलर होगा या इरेगुलर। एक्शन वर्ब किसे कहते हैं? एन एक्शन वर्ब, जिसको हम डायनामिक वर्ब भी कहते हैं, डिस्क्राइब्स द एक्शन दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स। सेंटेंस का सब्जेक्ट है, मैं हूँ, तुम हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, वो एक काम करता है, एक फिजिकल एक्शन करता है। रनिंग, दौड़ता है, तो दौड़ना एक फिजिकल एक्शन है, तो इसको हम एक्शन वर्ब कहेंगे। स्टेटिव वर्ब डिस्क्राइब्स अ स्टेट ऑफ बीइंग। एक सब्जेक्ट है, वो फिजिकल काम नहीं कर रहा, लेकिन उसकी हालत को बयान किया गया है। तो लाइक फॉर एग्जांपल वी बिलीव, हम यकीन रखते हैं, तो यकीन रखना एक फिजिकल एक्शन तो नहीं है, लेकिन एक मेंटल स्टेट ऑफ बीइंग ज़रूर है, तो इसलिए ये भी एक वर्ब है। कौन सा? स्टेटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट जब ना हो तो ये अपनी मीनिंग कंप्लीट नहीं देता या हमें कोई सेंस नहीं देता। फॉर एग्जांपल शी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस के एंड में आता है, तो यहाँ पे एंड में क्या है? एन एप्पल। सो ये ऑब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है इसमें, तो ईट्स के साथ इन एप्पल आया हुआ है। इफ आई से शी ईट्स, तो ये हमें इतना सेंस नहीं देगा जिस तरह ये सेंटेंस शी ईट्स इन एप्पल देता है। क्या खाता है? एप्पल खाता है, तो ये ईट्स जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती कि वो अपनी मीनिंग कंप्लीट करे। इफ आई से ही गोज़ या वी स्लीप, ये दोनों गोज़ और स्लीप दोनों ऐसे वर्ब है जिसको ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आप ऑब्जेक्ट लगाए तो ये हमें सेंस देगा। तो ये स्लीप और गोज़ जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रेगुलर वर्ब, अ वर्ब whose past tense and past participle forms are created by adding ed or d with the base form of the verb. For example, play, base form of the verb, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है, जिसको हम सिंपली ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते चले आ रहे हैं। तो प्ले इज़ द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसके दूसरे जो पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स है वो हम कैसे बनाएंगे? प्ले के साथ ईडी लगा के, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये और फॉर्म्स। तो ये रेगुलर वर्ब है, ये एक पैटर्न को फॉलो करता है। पैटर्न क्या है इसका? कि इसके साथ हम ईडी लगाएंगे तो ये दूसरा फॉर्म बन जाएगा। इरेगुलर वर्ब इसके बिल्कुल मुखालिफ है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम ईडी या डी लगा के या कोई भी वर्ड लगा के हम इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे, लेकिन इसके अपने रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल रन, रन एक ऐसा वर्ब है जिसके दूसरे फॉर्म के ईडी और डी से नहीं बनते, बल्कि तीनों सेम ही है। रन बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी है, रन पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स भी है। तो ये आप इन टाइप्स को ज़हन नशीन कराएं। इसके बाद जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। नाउन की जगह जो भी वर्ड लगाते हैं हम इसको हम प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में इसके आते हैं आई, वी, यू, दे, शी, ही। इसके बेसिकली 3 फॉर्म्स है, 3 टाइप्स है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो बंदा अपने आप को रेफर कर देता है। फॉर एग्जांपल आई मैं खुद को कहता हूँ, अपने नाम की जगह मैं आई लगाता हूँ, तो ये फर्स्ट पर्सन है। या वी, हम। सेकंड पर्सन वो होते जो सामने वाले शख्स की तरफ पॉइंट करता है। फॉर एग्जांपल यू,
आपके नाम की जगह में मैं आपको कहता हूँ यू, सो दिस इज सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन वो हम गायब बंदे को कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, तो मैं उसके नाम की जगह ही और शी लगाता हूँ, तो ये थर्ड पर्सन हो गए। तो ये कीप दैट इन माइंड। इसके अलावा प्रोनाउन के और भी टाइप्स है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। पर्सनल प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड रेसिप्रोकल। तो इसको एक्सप्लेन करना तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन चले इसको जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन की हमने अभी बात की ना, आई, वी, यू, दे, ये सारे ये पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, एक शख्स की तरफ ये या बहुत से पर्सन्स की तरफ ये इशारा करते हैं, तो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक थिंग ऑफ पीपल इन सेंटेंस। ये एक शख्स या किसी चीज़ की तरफ पॉइंट करते हैं, इशारा करते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ माई बैग, मैं एक बैग की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ये मेरा है, तो इसमें ये दिस कौन सा हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, इसके अलावा दैट, दीज, दोज, इसको आप ऐसे अपने साथ नोट कर लें कि गूगल पे और भी वर्ड्स हो गए जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आएंगे, तो वो सारे अपने साथ नोट कर लें। इस जितने भी ये टाइप्स हैं ना, इसके साथ जो वर्ड दिए गए हैं ये अपने साथ नोट कर ले, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में ईजी हो। और अगर आप ये कॉन्सेप्ट्स याद भी कर सकते हैं तो ये भी बेस्ट है। रिलेटिव प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन दैट इंट्रोड्यूस रिलेटिव क्लॉज आर कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज। तो ये जो लिस्ट है प्रोनाउन की टाइप्स का, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई भी ये जो वर्ड आ सकता है, एक सेंटेंस आपको दिया गया होगा कि इसमें ये जो प्रोनाउन हमने दिया ये कौन सा प्रोनाउन है। तो अब इन सारे टाइप्स में आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्रोनाउन है। आप इसको इजीली ऐसा कर सकते हैं कि ये जो हर टाइप के साथ वर्ड दिए गए हैं इसको आप ज़हन नशीन कराए, या अगर आप सारे टाइप्स को कवर कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं, तो ये भी सही है। पर्सनल प्रोनाउन की कैटेगरी में जो भी हमने प्रोनाउंस अभी डिस्कस किए, आई, वी, यू, दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, व्हिच, दैट। फॉर एग्जांपल वैसे हु आर यू, सो इसमें यू भी एक प्रोनाउन हो गया, लेकिन हु जो है, हु इसमें इस सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन होगा, तो ये इस तरह आइडेंटिफाई करना होगा। इनडेफिनिट प्रोनाउन दैट डू नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक थिंग और अमाउंट, जो कि एक ख़ास चीज़ की तरफ इशारा नहीं करते, लेकिन जनरली ये हमें कोई चीज़ एक्सप्लेन कर देता है, लाइक एनीवन, समवन, एवरीवन, नथिंग, मैनी। प्रीवियस जो CTIT का पेपर था उसमें मेरे ख्याल में एक सेंटेंस दिया गया था और समवन एक वर्ड था, इसमें इसको अंडरलाइन किया हुआ था कि ये कौन सा प्रोनाउन है, तो ये इनडेफिनिट प्रोनाउन है। समवन भी एक ख़ास किसी बंदे या चीज़ को आइडेंटिफाई तो नहीं करता, अगर आप इस पर सोच लें। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में whom, whose, who's that, इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ वर्ड जो है वो दोनों कैटेगरी, लाइक रिलेटिव प्रोनाउन में भी दिया गया है एक वर्ड और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में भी दिया गया है, लेकिन वहाँ पे आपके साथ ऑप्शंस में ये दोनों नहीं होंगे। सो या तो इसको इंट्रोगेटिव में आइडेंटिफाई करना होगा या रिलेटिव में। पोजेसिव प्रोनाउन दैट शो ऑनरशिप और पोजीशन, ये तो ईजी है। एक वर्ड जो आपके या किसी की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल दिस बुक इज़ माइन, तो किताब की ऑनरशिप को किस वर्ड ने आइडेंटिफाई किया, माइन ने, कि ये मेरा है, तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया। तो इसमें जो मेन टाइप्स है ये आप ज़रा अपने साथ नोट कर ले। एक तो पर्सनल प्रोनाउन है, ये तो ईजी है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। दूसरा इसमें इनडेफिनिट प्रोनाउन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रीवियस टेस्ट में भी दिया गया था। डिमॉन्स्ट्रेटिव भी ज़रूरी है, और पॉजिटिव और रिफ्लेक्सिव, इन पांच टाइप्स पे आप ज़रूर फोकस दें। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट रेफर बैक टू सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, वो वर्ड जो एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में आया है, सही है। एक दूसरा वर्ड भी है इस सेंटेंस में जो कि वो भी प्रोनाउन है, लेकिन वो इस सब्जेक्ट को रेफर कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, ये काम मैंने खुद किया है, तो ये माई सेल्फ जो है ये सब इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेफर कर देता है। इसका सब्जेक्ट क्या था, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ। इसके अलावा यू, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे जो है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवर सेल्स लिखा हुआ है, यूर सेल्स लिखा हुआ है या देम सेल्स, तो ये प्लूरल है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यूर सेल्फ सिंगुलर है, एक बंदे को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर ज़्यादा आए इसमें तो यूर सेल्स हो जाएंगे, VES इसके साथ लगेंगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, ये भी नोट कर लें। ये बाकी जो टाइप्स है ये इतने तो ज़रूरी नहीं है, देख लें आप, इसको समझ भी लें, लेकिन ये जो 5 टाइप्स मैंने आपको बताए हैं ये अपने साथ नोट कर ले और इसको समझे ज़रूर। नेक्स्ट इज़ एडवर्ब। एडवर्ब थोड़ा सा देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन आप इसको समझोगे तो ये बहुत ईजी है। सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और एड टू द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। एडवर्ब सेंटेंस में वर्ब तो होगा, एडजेक्टिव भी होगा और एडवर्ब भी होगा। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो इस वर्ब की मीनिंग में इजाफा करे या एडजेक्टिव जो कि सेंटेंस में आया है इसकी मीनिंग में इजाफा करे या किसी और एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा करे, तो उस वर्ड को हम एडवर्ब कहते हैं। इसकी पहचान मोस्टली यही है कि इसके एंड में ly आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक वर्ड के एंड में ly नहीं है तो ये एडवर्ब नहीं होगा, लेकिन ये ly पे एंड होना एक पहचान ज़रूर है। इसको हम, इस डिफिनीशन को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, तभी आपको समझ आएगा। इफ़ आई से शी एट स्लोली, अब शी एट, उसने खाना खाया, किस तरह खाया? स्लोली, आराम आराम से खाया। तो ये आराम आराम से इसने एट की मीनिंग में इजाफा किया। एट जो कि एक वर्ब है, तो डिफिनीशन में मैंने कहा कि ये एक वर्ब की मीनिंग में इजाफा करेगा, तो ये स्लोली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। दूसरा मैंने डिफिनीशन में कहा कि ये एक एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। अब ये ब्यूटीफुल जो है ये इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, सिफत है। इसको बाद में हम एक्सप्लेन करेंगे एडजेक्टिव को, लेकिन यहाँ पे इतना आप समझे कि ये ब्यूटीफुल जो है ये एडजेक्टिव है इस सेंटेंस में। तो मैं इस तरह भी कह सकता हूँ शी इज़ ब्यूटीफुल, ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, लेकिन मैंने वेरी लगाया। वेरी मीन बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो बहुत ज़्यादा ने ब्यूटीफुल की मीनिंग में इजाफा किया, जो कि ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव है। तो डिफिनीशन में हमने कहा था कि ये एक एडजेक्टिव की मीनिंग में भी इजाफा करेगा, तो यहाँ पे वेरी क्या हो गया? वेरी एक एडवर्ब हो गया। तीसरा हमने कहा था कि एक अनदर एडवर्ब की मीनिंग में भी इजाफा कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कहूँ, ही रैन वेरी क्विकली। अच्छा, इसमें हमने एक सेंटेंस बनाया, ही रैन क्विकली, वो बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। क्विकली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है, जो कि ly पे एंड हो रहा है। या एक वर्ड मैंने बीच में लगाया, ही रैन वेरी क्विकली, वेरी को हमने क्विकली से पहले लगाया, तो यहाँ पे ये वेरी जो है ये क्विकली को मॉडिफाई करता है या क्विकली की मीनिंग में इजाफा कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी भी एडवर्ब है, क्विकली भी एडवर्ब है एक सेंटेंस में, तो ये आपने ये जानना ज़रूरी है। अगर इसी तरह कोई सेंटेंस आया इसमें वेरी को अंडरलाइन किया हुआ था कि ये क्या है, तो ये एक वर्ड एडवर्ब होगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। एडवर्ब के मुख्तलिफ अक़साम है। एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, डिग्री, फ्रीक्वेंसी। तो इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, लाइक फॉर एग्जांपल नाउ, देन, सून, वो अल्फाज जो कि टाइम से रिलेटेड है और एडवर्ब भी है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये हो गए। इस स्क्रीन पे आप इसके एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल को मैं देखूँ तो आई एम गोइंग टू हैंग आउट विद माई फ्रेंड्स टुमारो। तो एंड में अगर इस तरह कोई सेंटेंस आया और ये टुमारो अंडरलाइन किया हुआ था कि ये क्या है, तो टुमारो एक कल, ये एक टाइम को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो इसके अलावा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में जो वर्ड आते हैं वो हेयर, देयर, एवरीवेयर, एल्सवेयर, अबव, ऑन, बैक। अगर इसी तरह के किसी वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ था और बताया गया था कि ये कौन सा एडवर्ब की कौन सी किस्म है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर, कि किस तरह एक काम को किया गया है, तेज़ किया गया है, स्लो किया गया है, ठीक है। तो क्विकली, स्लोली और इसी तरह के अल्फाज जो है ये एडवर्ब ऑफ मैनर है।
इसके अलावा एडवर्ब ऑफ डिग्री, किस डिग्री के साथ, बहुत तेज़ दौड़ता है वो, या मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये बहुत ज़्यादा के लिए जो वर्ड दिया गया है वो क्या है, वेरी। इसके अलावा और भी अक़साम आ सकते हैं इसमें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वाइट, वेरी, टू, एक्सट्रीमली, एब्सोल्युटली, डीपली। तो ये सारे अल्फाज ये एडवर्ब ऑफ डिग्री में आएंगे। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसके अलावा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जो वर्ड आते हैं वो ऑलवेज, हमें एक काम को बहुत बार हमेशा किया गया है तो ये ऑलवेज आएगा। समटाइम्स, ऑफ्टन, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली। सो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके अलावा जो ये टाइप्स है ये इतने ज़रूरी तो नहीं है जितने ये 5 अक़साम ज़रूरी है। अगर आप इसकी डेफिनेशन वगैरह पे फोकस ना भी करें तो इस चार्ट से ये आपको क्लियर होगा। टेस्ट में कोई भी वर्ड आएगा आपको कहेगा कि ये कौन सी किस्म है, तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन इसको ज़हन नशीन कराना ज़रूरी है। इसके अलावा एडजेक्टिव, अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स और एड्स टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन, ये एडवर्ब से डिफरेंट है। एडवर्ब में हमने क्या कहा कि एडवर्ब किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की मीनिंग में इजाफा कर देता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या है, एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करेगा। ठीक है, तो ये आप ज़रा नोट फरमाएं। एडजेक्टिव्स ऑफन अपीयर डायरेक्टली बिफोर द नाउन और प्रोनाउन दे मॉडिफाई। जिस भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में ये इजाफा करेगा उस नाउन या प्रोनाउन से थोड़ा सा पहले ये इससे पहले आएगा ये एडजेक्टिव। एग्जांपल में इसके गुड है, ब्यूटीफुल है, बिग है, स्मॉल है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये ब्यूटीफुल यहाँ पे एडजेक्टिव है, कहाँ किधर आया है, गर्ल से पहले। गर्ल एक नाउन है जिसको ब्यूटीफुल ने मॉडिफाई किया है, वो एक लड़की है। ठीक है, और अगर इसमें हम एडजेक्टिव ऐड करें, सिफत ऐड करें, तो वो एक खूबसूरत लड़की है। तो इस खूबसूरत ने किस वर्ड को मॉडिफाई किया, गर्ल को। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव की 3 कैटेगरीज है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, पॉजिटिव जो है, अगर मैं कहूँ कि बिग जो है, बड़ा, ये एक पहली कैटेगरी है जिसको हम पॉजिटिव कैटेगरी कहते हैं। कंपैरेटिव जो है, इसको हम 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस कैटेगरी को इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बिग आया है तो इसके कंपैरेटिव या सेकंड डिग्री क्या हो गया, बिगर। बिगर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, 2 चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर या मुआवजा करने के लिए हम बिगर पे यूज़ करते थे। सुपरलेटिव इसको हम बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने के लिए यूज़ कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बिग का जो कंपेरेटिव था वो बिगर था, लेकिन इसका सुपरलेटिव क्या होगा, बिगेस्ट, सबसे ज़्यादा बड़ा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें एक जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो सबसे बड़ा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, बिगेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। इसके अलावा एडजेक्टिव की और भी टाइप्स है जो कि आपने देखने हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो उसको अपने साथ नोट करें। इसके अलावा हम प्रीपोजिशन को कवर करेंगे। प्रीपोजिशन जो है एक ऐसा लफ्ज़ है जो हमें नाउन या प्रोनाउन की और वर्ड्स के साथ और एलिमेंट्स के साथ रिलेशनशिप दिखाएगा। अगर मैं कहूँ कि ये हमें नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताता है तो ये भी गलत नहीं होगा। इसके एग्जांपल से इन, ऑन, एट, अंडर, अबव। ठीक है, इसकी डिफिनीशन पे इतना फोकस अगर आप ना करें तो भी सही है, लेकिन एग्जांपल्स आप ज़रूर नोट करें। तो एग्जांपल्स से आपको पता चलेगा कि ये प्रीपोजिशन क्या चीज़ है। और मैं ये नहीं कहता कि डिफिनीशन पे आप बिल्कुल तवज्जो ना दें, लेकिन आप इसको अगर रटा नहीं भी लगाए तो ठीक है, आपको उधर टेस्ट में पता चलेगा। प्रीवियस टेस्ट में ये जो CDIT का था उसमें एक डिफिनीशन दिया गया था कि ये डिफिनीशन किस पार्ट ऑफ स्पीच का है, तो ये भी नोट करें।
प्रीपोजिशन जो है ये कहाँ पे आ सकता है? इट ऑकर्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। नाउन और प्रोनाउन से पहले आएगा। प्रीपोजिशन कैन बी कैटेगराइज्ड बाय देयर फंक्शन इंक्लूडिंग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट, मैनर एंड इंस्ट्रूमेंट। ये जो सेंटेंस में जिस तरीके से काम करता है उस तरीके से भी हम इसको तकसीम कर सकते हैं। इसको हम स्ट्रक्चरली भी तकसीम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल, कंपाउंड और फ्रेजल। आप स्क्रीन पे प्रीपोजिशन के कुछ टाइप्स देख सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो है व्हेन समथिंग, कि कब कुछ हो गया, किस टाइम। सो अगर मैं एक एग्जांपल दूँ इसका कि आई वॉच द मूवी आफ्टर आई डिड माई होमवर्क। जब मैंने अपना होमवर्क किया तो इसके बाद मैंने मूवी देखा। तो होमवर्क के बाद जो ये आफ्टर का वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, लेकिन प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। क्यों टाइम है? ये एक वक्त को बयान कर देता है कि होमवर्क के करने के बाद जो टाइम था उसमें मैंने मूवी देख लिया। तो इसके अलावा इन, ऑन, एट, ये सारे जो है ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, ये हमें पोजीशन या लोकेशन के बारे में बताता है। डायरेक्शन है, डायरेक्शन के बारे में बताता है, अप, अबव, टुवर्ड, इनटू। मैनर है कि किस तरह ये चीज़ किया गया है। तो बाय, विद, फॉर एग्जांपल ही रोट विद पेंसिल। तो किस चीज़ से? विद, तो विद जो है मैनर है। एजेंट है, एक्शन कंडक्टेड बाय वन थिंग और अनदर। तो इसमें अगर आप देख ले तो एक वर्ड, एक प्रीपोजिशन टाइम में भी आता है, प्लेस में भी आता है। तो ये सब कुछ ये डिपेंड करता है कि एक सेंटेंस पे, एक सेंटेंस में इन कभी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा, कभी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। तो ये इतना ट्रिकी भी खैर नहीं आ सकता टेस्ट में, कोई आसान सा आएगा। और अगर आएगा भी तो ऑन जो है उसको या तो टाइम में आइडेंटिफाई करना होगा या प्लेस में, लेकिन ये सेंटेंस पे डिपेंड करेगा। कंजंक्शन है, कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट्स अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस एक्टिंग एज अ ब्रिज बिटवीन आइडियाज इन अ सेंटेंस। ये बहुत बड़ा डिफिनीशन है, लेकिन इसका मतलब छोटा सा है। कंजंक्शन क्या है? ये दो अल्फाज को या दो फ्रेजेस को आपस में मिलाता है। ठीक है, फ्रेज़ अगर आप या क्लॉज या फ्रेज़ अगर आप आपको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, तो इस पे भी एक वीडियो मौजूद है, आप उसको देख लें इस चैनल में। ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एंड जो है या तो दो अल्फाज को जोड़ता है या फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। तो ये कंजंक्शन है। अगर मैं कहूँ कि आई वेंट टू पेशावर एंड लाहौर, तो पेशावर और लाहौर के दरमियान जो ये वर्ड लगा हुआ है एंड, इसने इन पेशावर और लाहौर को कनेक्ट किया है। तो इस एंड यहाँ पे क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। यहाँ पे दो वर्ड को कनेक्ट किया है, फ्रेजेस को भी कनेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इफ आई से आई वेंट टू पेशावर एंड देन आई वेंट टू लाहौर टू, तो ये एंड इसने दो सेंटेंसेस को भी कनेक्ट किया है, तो ये भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन के दो अकसाम है, ये बहुत ज़रूरी है। कंजंक्शन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अकसाम को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इसके अलावा कोरिलेटिव भी है, लेकिन जो ये बेसिक कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग है ये बहुत से टेस्ट में आया है। प्रीवियस टेस्ट ज़रूरी नहीं है टीचिंग के हो, कोई भी हो, तो ये इसमें आता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग, इस पे भी इस चैनल में वीडियो मौजूद है डिटेल से, अगर आप उसको देख ले तो अच्छा होगा। अगर नहीं भी तो इसको अपने साथ नोट करें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन साथ है। ठीक है, तो अगर आप इसकी डिफिनीशन को ज़हन नशीन करना भी चाहिए, अगर ना भी हो तो एग्जांपल्स आपको समझ आ सकते हैं इस फैन बॉयज़ से। फैन बॉयज़ एक ऐसा फार्मूला है, ये एक वर्ड है 7 लेटर्स का, इसका हर एक लेटर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ये अपने साथ नोट करें। एफ से फॉर आता है, ए से एंड आता है, एन से नॉर आता है, बी से बट आता है, ओ से और आता है, वाई से येट आता है और एस से सो आता है। तो अगर इन 7 कंजंक्शन में कोई भी आपको दिया गया हो, सेंटेंस में अंडरलाइन किया गया हो कि ये कौन सा है, तो ये कोऑर्डिनेटिंग होगा। इसके अलावा जितने भी कंजंक्शन है ये सबऑर्डिनेटिंग की कैटेगरी में आता है। सो ये आपने नोट किए होंगे और होप्स हो कि आपको ये समझ भी आए होंगे।
कोरिलेटिव में नीदर और नॉर इस तरह के वर्ड आते हैं, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है। फाइनली इंटरजेक्शन वो वर्ड या फ्रेज़ है जो कि एक किसी की इमोशंस या फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा निशान ये है कि एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होगा, या वर्ड या ये पूरा सेंटेंस, जिस तरह मैंने एग्जांपल्स में किया है। वाव, तो वाव कोई कभी यूज़ कर देता है जब वो बहुत ज़्यादा किसी हैरान होता है किसी चीज़ पे। तो ये इसके एंड पे आप जो ये मार्क देख रहे हैं, इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। एंड दिस वर्ड वाओ, ये इंटरजेक्शन है। अगर कहीं भी आपको सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई हुआ नज़र आए तो इसमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी ज़रूर होगा, और इसको आपने पहचानना है कि ये इंटरजेक्शन है। इसके अलावा जिस भी वर्ड के साथ आप ये मार्क देख ले, अगर आपको कहा गया हो कि ये वर्ड कौन सा वर्ड है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये इंटरजेक्शन होगा। तो ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किए। इसको पूरा एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने ख़ुद भी इस पर रिसर्च करनी है। आपने एक पेज उठाना है, आपने ये 8 जो वर्ड क्लासेस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये लिख लेने हैं। इसका एक सिंपल डिफिनीशन अपने साथ लिखना है और इसके एग्जांपल्स को समझना है, ठीक है। और जिनकी टाइप्स को समझ, मैंने आपको कहा कि इनको ये इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट में आ सकते हैं, तो उन टाइप्स को भी आपने ज़हन नशीन कराना है। ये आपको सिर्फ इस वीडियो से ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो आपने ख़ुद भी इसको समझना है ताकि टेस्ट में आए और आप बग़ैर टाइम कंज्यूम किए हुए आप उसको आइडेंटिफाई करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप आपको आइडिया हुआ होगा, जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सारे पढ़े भी है ऑलरेडी, तो आपको वो रिवाइंड हो चुके होंगे।